हेलो एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। इस लेक्चर में हम लोग एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एंटिटी समझने से कि एंटिटी क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा एग्जांपल दिया आपको एंटिटी डायग्राम में डायरेक्टली कि ये सारे एंटिटीज़ हो गए और उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, रेक्टेंगल से। करेक्ट। तो एंटिटी होता क्या है, यदि डिफाइन करना हो तो एंटिटी इज़ अ बेसिकली a thing, right? Okay, with physical और conceptual existence। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि it's also an object with physical or not and, it should be or, इसको काट दिया, और physical और conceptual existence। तो ये हो जाता है हमारा entity। जैसे हमारे पास पुराने एग्जाम्पल में देखें तो क्या क्या एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल थे मेरे पास एम्प्लॉय, राइट, और क्या था हमारे पास, था डिपेंडेंट, और फिर हमारे पास क्या था, एम्प्लॉय, डिपेंडेंट, फिर हमारे पास था डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट जो है वो कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस है, ओके, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। सिमिलरली प्रोजेक्ट जो था वो भी एक एंटिटी है बट विथ कंसेप्चुअल एग्जिस्टेंस। करेक्ट। तो ये मेरा एंटिटी है। अब मैं वापस से फिर पुराना वाला एग्जाम्पल लाऊंगा यहाँ पे, और वहाँ पे हम समझते हैं कि एंटिटीज़ कौन कौन से थे। करेक्ट। तो इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो हमारे पास क्या क्या एंटिटी है। हमारे पास एक एंटिटी एम्प्लॉय है, करेक्ट, राइट। एक एंटिटी डिपार्टमेंट है, जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रोजेक्ट है और डिपेंडेंट है। और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर से, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल से, राइट। ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है ना। अब हम और डिटेल में आते हैं। हम ये समझेंगे कि डबल रेक्टेंगल कब यूज़ करते हैं, एक्चुअली वीक एंटिटी है, हम इसको बाद में समझेंगे, अभी के लिए होल्ड करते हैं इसको। तो एंटिटी पहले हमको समझ में आ गया। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स पे। तो हर एंटिटी का अपना कुछ प्रॉपर्टी होगा, राइट। जैसे एम्प्लॉय एंटिटी यदि मैं देखूँ तो एम्प्लॉय एंटिटी के अक्रॉस हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, हम सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, और नेम में भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, right, and then address, salary and sex, that is gender, right। तो ये सारा हम सेव कर रहे हैं। तो एक इंटिटी का ये सारा प्रॉपर्टी जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, राइट। वेरी ऑब्वियसली इट इज़ एट्रीब्यूट ऑफ द एंटिटी। तो एट्रीब्यूट क्या समझ में आ गया आपको, प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटीज एट्रीब्यूट, करेक्ट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इज बेसिकली प्रॉपर्टीज, ओके, properties of the entity, right, that is basically used to describe it, right। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर ये है या उसका नाम ये है, करेक्ट। तो ऐसे बात करके हम डिस्क्राइब करेंगे, इसलिए दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर डिस्क्राइबिंग दिस एंटिटी, राइट। बड़ी सिंपल सा ये एंटिटी और एट्रीब्यूट हो गया। तो इस केस में हम लोग यदि देखें वापस से, तो इधर ये एट्रीब्यूट था, यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट हैं, यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट हैं, करेक्ट। तो ये एंटिटी और एट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे मैंने बोला कि वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होता है, वैसे ही एट्रीब्यूट्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो हम वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को पे बाद में आएंगे, उस पर पहले हम समझते हैं व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, राइट। तो जो सबसे पहला है हमारे सामने वो क्या है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। तो सिंपल एट्रीब्यूट, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक भी बोलते हैं, है ना। तो अब समझ में आ गया होगा एटॉमिक वर्सेस कंपोजिट। एटॉमिक मतलब इसका एक सिंगल वैल्यू रहता है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, तो फॉर एन एम्प्लॉय फर्स्ट नेम विल हैव सिंगल वैल्यू ऑलवेज, राइट, एटॉमिक वैल्यू होगा, राइट। तो वो फर्स्ट नेम जो है वो क्या हो गया, सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। जैसे एज ऑफ अ पर्सन इज सिंपल एट्रीब्यूट, ओके, जेंडर ऑफ अ पर्सन इज सिंपल एट्रीब्यूट, राइट। सो एग्जाम्पल में हमने क्या क्या ले लिया, जैसे एज या फिर फर्स्ट नेम, राइट। तो इस टाइप का ये सब एट्रीब्यूट सिंपल है। अभी आप कंपोजिट समझोगे तो और अच्छे से सिंपल समझ जाओगे, क्योंकि कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट है जो हियरार्की फॉर्म करता है, जैसे जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ का मतलब ये नहीं कि मल्टी वैल्यूड, वो हम नेक्स्ट समझेंगे।
मल्टीपल वैल्यूज़। एग्जाम्पल इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एड्रेस, राइट। तो एड्रेस जो है ना, कोई एक चीज़ जो है, एक वैल्यू एड्रेस नहीं होता है ना। एड्रेस के अंदर देखो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हाउस नंबर, राइट, स्ट्रीट नंबर, then you have, let's say in some cases you have block, right, फिर आपके पास सिटी हो जाता है, राइट, स्टेट हो जाता है, करेक्ट, जिप कोड भी हो जाता है। तो ये सारे वैल्यूज़ होते हैं इसके अंदर, एक हिरार्की फॉर्म होता है। यदि आप हाउस नंबर देखो तो हाउस नंबर के अंदर, फिर हाउस नंबर के अंदर तो नहीं, बट जैसे आपने एड्रेस फिलअप किया होगा बहुत जगह पे, तो क्या रहता है, लाइन 1 लाइन 2। अब लाइन 1 के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें लिखते हैं हम, राइट। तो वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसका एक सिंपल तरीका लोग यूज़ करते हैं कि चलो एक बड़ा सा फील्ड दे दिया, टेक्स्ट फील्ड, राइट, उसमें सब चीज़ लिख दो, उसमें कुछ वैलिडेशंस नहीं लगते उस केस में, राइट। लेकिन अब मान लो आप चाहते हो इस जिप कोड पे वैलिडेशन हो कि ये सिर्फ 6 डिजिट का हो, राइट, तब फिर क्या होना होगा कि ये इसका एक अपना प्रॉपर्टी होना होगा। उस केस में आप टेक्स्ट फील्डिंग नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिर टेक्स्ट फील्ड के अंदर तो बंदा कोई 10 डिजिट का भी जिप कोड लिख सकता है, राइट। तो इसको हम बात करेंगे बाद में कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बट अभी समझने के लिए ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, ठीक। एक बार हम इस एग्जाम्पल में समझना चाहें कि विच वन वाज एटॉमिक एट्रीब्यूट, दैट इज़ सिंपल एट्रीब्यूट, एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो आप बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ इज सिंपल एट्रीब्यूट, राइट, एटॉमिक एट्रीब्यूट। लेकिन यहाँ पे इस केस में नेम इज़ कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि नेम के अक्रॉस मल्टीपल चीज़ें स्टोर करनी पड़ रही है, फर्स्ट नेम, आई होप दिस इज़ मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम, राइट। तो ये नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यदि आप इससे नोटेशन समझना चाहो ईआर डायग्राम में, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल एट्रीब्यूट को हम सिंपल ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपोजिट एट्रीब्यूट को आप कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें एक एट्रीब्यूट को स्टोर करने के आई नीड टू हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, करेक्ट। तो ये मेरा सिंपल एट्रीब्यूट हो गया, ये मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, राइट। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट आता है सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड, ओके। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सिंगल वैल्यूड मतलब इसमें एक ही वैल्यू होगा। जैसे किसी पर्सन का एज जो है उसका एक ही वैल्यू हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल एज आपके 2 एज नहीं हो सकते, राइट। तो ये सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। लेकिन सिमिलरली आपके पास 2 मोबाइल नंबर हो सकता है, राइट, मोबाइल नंबर। तो ये क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। अगेन चलते हैं हमारे डायग्राम में और समझते हैं यहाँ पे कौन सा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है और कौन सा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, राइट। तो आपको रिक्वायरमेंट से यदि थोड़ा सा याद हो तो रिक्वायरमेंट में बोला गया था कि डिपार्टमेंट विल हैव मल्टीपल लोकेशंस, राइट। तो लोकेशंस यहाँ मल्टीपल है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डबल सर्कल या डबल ओवल शेप से, ठीक है। और नेम सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, तो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट को हम सिंपली सिंगल सर्कल और सिंगल ओवल शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये मेरा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। और मल्टी वैल्यूड का, ठीक, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल ओवल शेप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट और एक डिवीजन होता है वो होता है स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड में, ओके। तो जैसा कि नाम बोल रहा है, स्टोर्ड मतलब क्या, ये फिजिकली डेटाबेस में स्टोर्ड है, ओके। और डिराइव्ड इज समथिंग विच हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ स्टोर्ड वैल्यू, ठीक। एक एग्जांपल दूंगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो लेट्स से डेट ऑफ बर्थ, ओके, तो एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्टोर्ड है, ठीक। लेकिन कभी भी हम
एज जो है वो स्टोर नहीं करते हैं। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में एज का एग्जांपल दिया था एट्रीब्यूट में, बट एज कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? ऑब्वियस रीज़न है कि आज जो मेरा एज है 1 साल बाद मेरा एज बदल जाएगा, राइट? तो हमेशा एज क्या करते हैं कि हम डेट ऑफ बर्थ से एज को कैलकुलेट कर लेते हैं, करेक्ट? एज, ठीक। तो करंट टाइम में से डेट ऑफ बर्थ घटा लिया, राइट? तो एज निकल जाएगा। तो ये क्या है? एज को हमने कैलकुलेट किया, इट्स अ कैलकुलेटेड वैल्यू, इट्स अ डेराइव्ड वैल्यू, राइट? तो डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड है, हमेशा सेम रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, दैट्स वाई वी स्टोर इट। बट समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज ओवर द टाइम वी कैलकुलेटेड। तो हमेशा जो है ऐसी चीज़ें जो डायनेमिक होती है, टाइम के साथ बदलेगा या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में बदलेगा, उसको स्टोर नहीं किया जाता है, उसको हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कैशिंग का, कि हमेशा कैलकुलेट करेंगे तो डेटाबेस पे तो लोड पड़ जाएगा ना, तो हम कभी कभी कैशिंग यूज़ करते हैं, बट कैशिंग इज़ अ डिफरेंट टेक्निक, है ना, ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक, जो कि चेंज होता है किसी, नॉट जस्ट टाइम बट किसी भी अलग कॉन्टेक्स्ट में यदि वो चेंज हो रहा है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं हमेशा, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड डेराइव्ड, ओके। तो यदि मैं वापस हम पुराने एग्जाम्पल में देखें तो जो मेरा डेराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो हमेशा होता है, इसमें डेराइव्ड एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, है ना। डेराइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉटेड ओवल शेप में, डॉटेड लाइन से, ठीक। तो ये डेराइव्ड होता है, हम स्टोर करके नहीं रख रहे हैं डिपार्टमेंट के अक्रॉस, हम हमेशा कैलकुलेट कर लेंगे, राइट, कि कितने लोगों में डिपार्टमेंट क्या स्टोर्ड है उस हिसाब से। तो स्टोर्ड और डेराइव्ड वैल्यू ये चीज़ें, मतलब स्टोर्ड और डेराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा हो गया। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लिख लूँ कि स्टोर्ड नॉर्मल एट्रीब्यूट की तरह सिंपली ऐसा करके करते हैं, वाइल डेराइव्ड को हम डॉटेड ओवल शेप में रखते हैं। दिस इज़ डेराइव्ड एट्रीब्यूट, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डेट ऑफ बर्थ एंड एज, ठीक। So the next type of attribute is null values. Now this is little important to understand. You will see in the database, in databases, in a lot of places, the value is null, right? So null signifies something. You also have constraint like not null. So across attribute or column in the database, you can have that constraint that the value cannot be null, right? So null has its own importance in the database, and there are multiple cases in which we store null, okay? So let us understand this. The first one is not applicable, okay? So one of the typical example is, let's say, apartment number apartment number for a independent house, okay? So if this is an independent house, it will not have apartment number, right, unless it is a apartment building, right? So in this case, if there is a filled apartment number in the database, that will be null, right? There we can store null, okay? So this is the case of not applicable. If something is not applicable, then also you can just write null, okay? Now another case, the second case is unknown, okay? So value is unknown. Now this unknown can also be divided into two types. So one is that value exists but it is missing, okay? What does it mean? Let's say sometimes for an entity some value is not known. So for instance, another example is that, let's say, we know that this particular person has a last name, okay? I'm just taking a random example. So the person has last name, but let's say at this moment we don't know, then we can simply store null, you know, for the time being. Later it can be updated, right? So there the value exists, okay? Value is there, just that we don't know at this moment, we will store null, okay? And there can be another thing that we don't know at all that the value exists,
or not, right? So sometimes let's say we say phone number. Okay, so there may be a case that the person might not have phone number at all, right? So I know that you must be thinking that now everybody has mobile phone, but still, you don't know that everyone in this world has mobile phone. Not everyone has it for sure, right? So you don't know that whether this value for this particular entity exists or not. तो क्योंकि नहीं पता है कि वैल्यू है कि नहीं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हम नहीं बोल सकते कि वैल्यू एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस केस में भी हम नल स्टोर कर लेते हैं। मैं काफ़ी देर से आई थिंक इंग्लिश में ही कंटिन्यू किए जा रहा हूँ, तो एक बार फिर से समझते हैं। नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टोरेज के लिए, हम डेटाबेस में बहुत स्टोर भी करते हैं इसको। यूजुअली क्या होता है, जैसे इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है कि एप्लीकेबल नहीं है कभी कभी, तो नल स्टोर कर दिया। जैसे यदि एक इंडिपेंडेंट हाउस है तो उसमें अपार्टमेंट नंबर तो लिखा नहीं होगा, राइट, है ना? तो उस केस में अपार्टमेंट नंबर वाला फील्ड है किसी डेटाबेस में, किसी एड्रेस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नल स्टोर होगा, राइट। दूसरी जगह, दूसरी बार ऐसा भी होता है कि चीज़ें अननोन होती हैं कभी कभी, तो हम नल स्टोर कर देते हैं। अब अननोन होने का मतलब क्या है कि या तो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मुझे नहीं पता है, राइट, या हमको यही नहीं पता है कि वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, करेक्ट। तो जैसे मुझे पता है कि पर्सन का लास्ट नेम है लेकिन मुझे नहीं पता है, तो अभी के लिए मैंने नल स्टोर कर दिया, ठीक। और दूसरे केस में जैसे ये फ़ोन नंबर, मुझे पता ही नहीं कि उसका ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, करेक्ट, तो भी अभी टेम्पररी नल स्टोर कर दिया, ठीक। इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि DOB, राइट, पैदा तो हुआ होगा कभी ना कभी वो बंदा, राइट, आई सेड DOB, राइट, कभी ना कभी तो पैदा हुआ होगा, तो DOB एग्जिस्ट करता है फॉर श्योर, वी नो, बट बिकॉज वी डोंट नो, तो रैंडम वैल्यू स्टोर नहीं करके मैंने अभी के लिए नल स्टोर कर दिया, राइट। बट हियर इन केस ऑफ फ़ोन नंबर वी डोंट नो कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं अक्रॉस दैट पर्सन, ठीक। तो ये नल का कॉन्सेप्ट है। एक लास्ट बचता है जिसको क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, इसको किसी टाइप में सेग्रीगेट करना मुश्किल है। इसमें सिंपली ऐसा हम लोग मानते हैं कि इसमें जो है कंपोजिट भी है, मान लो एक एग्जांपल कि कंपोजिट भी है, राइट, प्लस मल्टी वैल्यूड भी है। सो मान लो एक एड्रेस है जिसमें मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकता है, राइट, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड, वो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट हो गया। तो डेटाबेस में ना यदि आपको एप्लीकेशन बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है तो आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप क्या करो ना, डेटा को सीरियलाइज कर लो, ओके। तो सीरियलाइज कर लिया और सीरियलाइज करके स्टोर कर लिया। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट और या फिर वैल्यू ऑब्जेक्ट के वैल्यू और की वैल्यू पेयर के टर्म्स में मान लो कि एक ढेर सारा डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट भी हम स्टोर करते हैं, तो उसको अपन ये कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, नॉट कंपोजिट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, ओके, सीरियलाइज प्लस स्टोरेज, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ताकि उन सारे वैल्यूज़ पे जिस पे आपको ना बहुत ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, सर्च नहीं परफॉर्म करना है, तो रादर देन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फील्ड्स, अलग अलग टेबल, हम एक टेबल के अंदर सबको सीरियलाइज करके डंप कर दिया, ठीक। तो ऐसा बहुत करते हैं, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स कहे जाएंगे, ठीक। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, इसका मल्टीपल नोटेशन हो सकता है, ठीक है, इसका कोई ना डिफाइंड वो नहीं है। आप बुक रेफ़र करोगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि पैरेंथेसिस में मान लो मैंने कंपोजिट एट्रीब्यूट को रख लिया और मल्टी वैल्यूड को मैंने पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस में रख लिया, राइट। तो इस टाइप का एक आप खुद का आप अपना एक नोटेशन बना सकते हो। आजकल बहुत प्रेफर्ड है कि जेसन में स्टोर कर लिया। जेसन बहुत ही कॉमन डेटा कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, तो जेसन में डाल के डंप कर देते हैं, ठीक। तो ये नोटेशन आई वुड नॉट से कि कोई बहुत फिक्स्ड ऐसा है, आप अपना कुछ भी बना सकते हो। कुछ नहीं तो मान लो मैंने
मैंने ऐसे कुछ बना लिया कि की, राइट, और ऐसे करके वैल्यू, सॉरी ये एरो है, की वैल्यू, ओके, की वैल्यू पेयर में, फिर मान लो पाइप से स्टोर कर लिया, दूसरा की, फिर वैल्यू, ओके। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जब इसको रीड करना होगा ना तो पाइप से इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत इजी तरीका आजकल क्या होता है कि जेसन में स्टोर कर लो। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जेसन रीडर है ना, तो उससे बड़ी आसानी से जेसन को या तो तुम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रीड करना बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए कुछ लिखना नहीं पड़ता एडिशनल कोड। तो ये कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट था। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे हैं। इन सब के लिए अलग से कोई इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में नोटेशन नहीं होता है, ये सब एक टाइप का एट्रीब्यूट है। जो कॉमन टाइप्स हैं वो आपने पढ़ लिया, नोटेशन भी पढ़ लिया एट्रीब्यूट का। अब आगे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और एंटिटी के बारे में, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो फील फ्री कमेंट में क्वेश्चन पूछिए, और इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच।